मथुरा से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ में दम घुटने की वजह से मौत की खबर सामने आ रही है। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ और एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुरुष मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। तो ये बड़ा और दुखद हादसा, जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु जुटे थे और मंगला आरती के दौरान एकदम से भगदड़ मची और दम घुटने से 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 6 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी स्थिति पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए रखे हुए हैं। और आपको बता दें, 5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। देखिए ये 5 तस्वीरें आप देखिए जन्माष्टमी के मौके पर किस तरीके से जो भारी संख्या में श्रद्धालु थे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे थे और लोगों की भीड़ थी। प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं इस भीड़ को संभालना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद ये स्थिति बनी कि भगदड़ हो गई और वहां पर जो सफोकेशन की प्रॉब्लम थी वो लोगों को होने लगी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत उसमें हो गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दम घुटने से इन दोनों लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। और इधर मथुरा हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। हादसे में घायल लोगों को समुचित इलाज के निर्देश भी दे दिए गए हैं। गृह विभाग को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। त्योहारों पर मंदिरों में भीड़ देखते हुए कड़े इंतजामात के अब सीएम योगी की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। और जो लोग घायल हैं उन्हें सही से इलाज मिले, समुचित इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले, इसके भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आगे भी चौकन्ना रहने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो होने हैं और उसे देखते हुए कड़े बंदोबस्त होने चाहिए, ये सुनिश्चित करे अधिकारी। जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आई है, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है बांके बिहारी मंदिर में, आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना बने, इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और अब बात करेंगे उफान पर नदियों की और मुश्किलें अपार की। दरअसल आज यूपी में कई जगह बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में लगातार नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात है और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बात अगर प्रयागराज की करें तो गंगा यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। वाराणसी में भी सभी गंगा घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है और मंदिर गंगा में समाहित हो रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बारिश का कहर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि जो नदी नालों में पानी बढ़ रहा है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मंदिर पानी में डूबने लगे हैं, लोगों के घरों में पानी भरने लगा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, दावे प्रशासन के जो है उनकी पोल खुलने लगी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश जो है आफत बरसा रही है। और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जो नदी नाले हैं वो अपनी उफान पर हैं। बिल्कुल आयुषी, और अब ऐसे में देखना होगा कि जल स्तर को लेकर के क्या ताजा अपडेट है। सीधा रुक करते हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, ताजा हालात क्या हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश भले बहुत ज्यादा ना हुई हो, लेकिन बाढ़ जो है, नदियों में जो बाढ़ है वो लगातार तबाही मचाती जा रही है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 5-6 दिनों से दोनों नदियों के जलस्तर में हर घंटे 3 से 4 सेंटीमीटर और कभी कभी 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए, नदियों में जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका असर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज आने वाला ये ब्रिज है और ऊपर से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारे बाईं तरफ जो आप देख सकते हैं, ये संगम का इलाका है और तमाम सड़कें, तमाम जो रास्ते हैं, सब बाढ़ के पानी में, गंगा और यमुना के बाढ़ के पानी में समा गई हैं। बांध के ठीक नीचे ये आखिरी सड़क बची हुई थी और आज सुबह ये भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। इन सड़कों पर 4-5 दिन पहले तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ नावें चल रही हैं। तो प्रयागराज में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालांकि दोनों नदियाँ अभी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिस हिसाब से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी प्रयागराज के लोगों को बाढ़ की मुसीबत से निजात मिलने वाली नहीं है। हर दिन 2-4 नए रास्ते बाढ़ के पानी में समा जाते हैं। सड़कों का जो खासकर ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। कई गांव ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है, टापू बन गए हैं, वहां के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और जिस हिसाब से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई बाढ़ राहत चौकियां खोली गई हैं, बाढ़ राहत केंद्र खोले गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, मोटर बोट के जरिए, नावों के जरिए निगरानी की जा रही है। और निचले इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, सबको ताकीद किया गया है कि वो हालात पर नजर बना करके रखें और जैसे ही बाढ़ का पानी उनके नज़दीक आता है, वो अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और अगर उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, वो वहां पर शरण ले सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और ये जो रास्ते हैं वो अब बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं। जिन रास्तों पर, जिन सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते थे, वहां अब नावें चलानी पड़ रही हैं। तो सरकारी अमले ने दावा किया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन हमेशा यही देखने को मिलता है कि जो इंतजाम होते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। और अगर प्रयागराज की बात करें तो ये स्थायी मुसीबत है। हर साल इस तरीके की समस्या आती है, लेकिन इसका कोई स्थायी तौर पर इंतजाम नहीं किया जाता है। और चलिए बात करेंगे योगी सरकार के मिशन ओबीसी की। तो देखिए, हम सब अच्छे से जानते हैं कि यूपी की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। और इसी बीच खबर ये भी है कि सूबे की योगी सरकार ने पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों के पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आंकड़ा मांगा है। और ऐसे सरकारी कर्मचारियों का डेटा जुटाने में सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चिट्ठी जारी करके रिकॉर्ड मांगा है। और ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से कर्मचारियों की गिनती की जाएगी। समूह क से समूह घ तक के कुल पदों और नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस आंकड़े को जुटाने के पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी है कि आखिर किस बड़ी तैयारी में योगी सरकार जुटी है। अगर जानकारों की माने तो ये आंकड़ा 2024 चुनाव को लेकर विरोधियों को घेरने के लिए जुटाया जा रहा है। बिल्कुल, और क्या चल रहा है ग्राउंड पर ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या मंशा है और इस आंकड़े के बाद की क्या प्लानिंग है, इस बारे में किस तरीके की सुगबुगाहट है? देखिए स्नेहता, जितने समय का ब्यौरा मांगा गया, अगर आप खाली उस समय को देख लेंगे तो मंशा लगभग साफ हो जाएगी। 10 साल यानी 10 साल का मतलब 2022 चल रहा है, 2012 से ये पूरा ब्यौरा मांगा गया है। 12 से 17 तक किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की, जो अपने आप को कहे या फिर कहा जाए कि ओबीसी लोग किसे कहा, जो इसको माना जाता सरकार, तो पिछड़े वर्ग के लोगों का माना जाता है, हिमायती खुद को बताते हैं। तो यानी 12 से 17 तक का ब्यौरा भी उसमें आ जाएगा। और उसके बाद 17 से 22 तक का जो योगी सरकार का पहला कार्यकाल था, उसका ब्यौरा भी इसी में आ जाएगा। तो सामने होगा एक डाटा कंपैरिजन पूरा तुलनात्मक रूप से कि जब 12 से 17 तक सपा की सरकार रही तो उसमें कितने ओबीसी के लोगों को जो लोग थे उनको नौकरियां मिली समूह का से लेके घा तक में, और
जो 17 से 22 तक की सरकार थी उसका पूरा ब्यौरा भी इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं उपजातियों पे आने की, जो 79 उपजातियों का जिक्र भी किया गया। देखिए ब्यौरा सिर्फ ये नहीं कि ओबीसी में कितने आरक्षित लोगों को मिली है नौकरी, बल्कि उसमें उपजातियों के हिसाब से, यानी कुशवाहा कितने, सैनी कितने, मौर्य कितने, ये सब भी उसमें आ जाएंगे। लेकिन लगातार जो एक विपक्ष सरकार को घेरने की बात करता है वो ये भी करता है कि जातिगत आरक्षण की जो बात होती है उसमें ये भी कहा जाता है, यहाँ तक कि सुभाषपा भी कहती है कि ओबीसी में भी जो जातियां हैं वो अलग अलग, उनके बारे में चीज़ें सामने होनी चाहिए। और इस तरह से जो ब्यौरा आएगा निकल कर सरकार ये बताने की स्थिति में आ जाएगी कि आखिर किस वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिली है। जो एक बात कही जाती है कि जिसका जितना पलड़ा भारी उसको उतनी हिस्सेदारी वाली बात, वो भी इसमें कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो ये जो 10 साल का ब्यौरा है एक तस्वीर देगा, और 24 के चुनाव बहुत दूर नहीं। पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक 24 की तैयारी ये जो सवाल होता था कि हमारे कार्यकाल में तो खूब नौकरियां मिली, लेकिन ये जवाब होगा कि नौकरियां किनको मिली और कितनी मिली, शायद वो आंकड़ा इसे तैयार किया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती है। शैलेश, फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट के दौरान हरकत भी कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी मिल रही है। 10 दिन से बेहोशी की हालत में है राजू श्रीवास्तव और एम्स में वेंटिलेटर के सपोर्ट पर उनका इलाज जारी है। राजू श्रीवास्तव के दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली है और अब ये जानकारी दी गई है, हेल्थ बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है कि ट्रीटमेंट के दौरान हरकत वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, वो अभी भी नाजुक है। 10 दिन से बेहोशी की हालत में है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद लगातार ये बात सामने आ रही कि हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है और जो उनके दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ी बहुत हरकत करते हुए राजू श्रीवास्तव नजर आए हैं। हालांकि ये हालत अभी भी नाजुक है। दुआओं का दौर लगातार जारी है। पूरे देश भर में जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए फिलहाल अविनाश तिवारी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर? ये बात भी सामने आ रही है कि ट्रीटमेंट के दौरान हरकत उन्होंने की है। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस तरीके से उनका बीपी लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था और बढ़ा हुआ था। बीपी थोड़ा नॉर्मल हुआ है और इलाज के दौरान वो हरकत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिमाग में अभी भी सूजन बनी हुई है, सबसे बड़ा चिंताजनक बात वही है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेन जब तक रिस्पॉन्ड करना नहीं शुरू करेगा तब तक होश में आने से लेकर के तमाम सारी चीजों में काफी ज्यादा दिक्कतें होगी। डॉक्टरों की यही कोशिश है कि ब्रेन उनका रिस्पॉन्ड करना शुरू करे, जिससे कि तमाम सारी जो हरकतें हैं वो उनके शरीर में हो सके। और इसी कोशिश में तमाम सारे विशेषज्ञों की टीम भी लगी हुई है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है बेस्ट पॉसिबल है उसको दिया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें पहले से थोड़ा बेहतर उनकी स्थिति हुई है। डॉक्टरों को अब उम्मीद है कि और बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरीके से 10 अगस्त को उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार इलाज जारी है। बीच में उनके हालात ठीक थे, लेकिन फिर से बुधवार को उनके हालात बिगड़ गए थे। लेकिन अब पहले से थोड़ा बेहतर हालात हुए, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक हुई है, क्योंकि जब तक दिमाग को लेकर के पूरी तरीके से चीजें ठीक नहीं हो जाती है तब तक उनके जो स्वास्थ्य के हालात है वो पूरी तरीके से ठीक होना उसमें चिंताजनक बनी रहेगी। इसीलिए डॉक्टरों की उम्मीद है कि सबसे पहले जो दिमाग है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करे, तभी उनको होश आने से लेकर तमाम सारी चीजें हो सकेगी। और इसी कड़ी में डॉक्टर लोग लगे हुए हैं उनके इलाज में। ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं जो हरकत की उससे थोड़ा बहुत एक संकेत यहाँ पर मिले हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बागेश्वर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बागेश्वर में कपकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिरा और सड़क पर मलबा आने से यातायात ठप। लेकिन भयंकर तस्वीरें देखिए जरा। ये मलबा है जो धुएं के गुबार के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। भयानक गर्जना सुनिए आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ी तेजी के साथ, तेज आवाज के साथ ये मलबा गिरा है और यातायात ठप है। ये सड़क पर गिरा है मलबा। वीडियो वायरल बताया जा रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है, क्योंकि जिस रास्ते से गुजरना था, देखिए सुनिए, जो तेज आवाज है ये डराने वाली है। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ भरभरा करके सड़क पर गिरता है और आपको बताइए ये मोटर मार्ग है जहां ये हिस्सा गिरा है। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। वजह साफ है और ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है।
जगदीश उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जगदीश, भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, क्या कंडीशन है अभी, रास्ता खुला या नहीं? जी मैं आपको बता दूं, बहुत भयानक तस्वीर है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ऐसे मामले लगातार आए हैं। इससे पहले भी पहाड़ी से मलबा गिरने की जो सूचनाएं थी या आती थी कि सड़क बंद हो जाती थी, वो भी साफ तौर पर दिखती थी। लेकिन एक बच्चे के मोबाइल से वीडियो बनने के बाद जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कितना भयंकर तरीके से सड़क पे गिर रहा है। और अगर गनीमत ये रही कि उस वक्त तो कोई गाड़ी उस रोड पे नहीं चल रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। बिल्कुल, और इस दरमियान इसकी जद में आने वाली गाड़ी का बचना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी ये रास्ता बहाल हो पाया है क्या? नहीं, अभी ये रास्ता बहाल नहीं हो पाया क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है। और जहाँ आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये रोड है, ये नेशनल हाईवे है, कपकोट और बागेश्वर को जोड़ती है। अगर इस रोड को अगर जल्दी नहीं खोला गया तो पूरे क्षेत्र में हर चीज की जो व्यवस्था है बाधित हो जाएगी। चाहे अन्य कोई समस्या है, आपदा का क्षेत्र है तो जेसीबी मशीनें नहीं जा पाएंगी या अन्य चीजें भी यहाँ पे बाधित हो सकती हैं। ये नेशनल हाईवे है कपकोट और बागेश्वर को जोड़ने वाला। ये बताइए कि कितना मलबा को हटाने का काम शुरू हो चुका है और कितना वक्त बीत गया है जब से ये तस्वीरें आई हैं? मलबा हटाने का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह 6:30 बजे का ये मामला बताया जाता है। 6:30 बजे से करीब 8 बजे तक जिस तरीके से सूचनाएं सामने थी कि हल्की जेसीबी मशीनें यहाँ पे लगी थी, लेकिन लगातार मलबा गिरने से जेसीबी मशीन संचालक भी डर रहा था और वो काम करने में काफी अपने आप को सही समझ नहीं रहा था, वहाँ पे असहज महसूस कर रहा था। बिल्कुल, ये बात समझी जा सकती है कि अगर मलबा लगातार गिरता रहा तो किस तरीके से ये मलबा साफ करने का काम हो पाएगा। और पहाड़ी से जितने बड़े खंड को हम दरकता हुआ देख रहे हैं और धुएं के साथ, तेज आवाज के साथ ये गिर रहा है, वाकई डराने वाला है। लेकिन जगदीश, कोई ऐसा तरीका भी होता होगा या फिर कोई ऐसी भी जानकारी यहाँ वहाँ के लोकल लोग जो देख पाएं कि अभी और मलबा गिरेगा? क्योंकि पहाड़ अक्सर ये सुना जाता है कि बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो चटकते हैं, कच्चे हो जाते हैं। जी मैं लोकल का ही हूँ, उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, उसी के पास रहता हूँ, तो मुझे जानकारी है यहाँ पे जो समस्या लंबे समय से बनी है, करीब 8 से 10 साल से समस्या बनी है। इसके नदी के दूसरी तरफ को एक सड़क बनाने की बात तो हुई थी, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाई, खाली खोखले वादे ही रह गए हैं। और लंबे समय से परेशानी हमेशा यहाँ पे नेशनल हाईवे है तो जाहिर सी बात है लगातार गाड़ियों का सफर रहता है। तो लेकिन इसको लेकर कभी भी कोई बड़ी बात नहीं आई है किसी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, किसी ने भी इसको लेकर प्रमुखता से काम नहीं किया। लेकिन हाईवे है और कहां से, ये कितना अहम हाईवे है, ये किन किन जगहों को जोड़ता है जगदीश? ये पिंडारी ग्लेशियर का मुख्य मार्ग जो माना जाता है और साथ ही कपकोट क्षेत्र जो बृहद क्षेत्र है, कपकोट विधानसभा का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आबादी है कपकोट क्षेत्र में है, वहाँ को जोड़ता है। और पिंडारी ग्लेशियर पर्यटकों के लिए सबसे प्रमुख है, वहाँ भी इसी क्षेत्र से लोग जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता वहाँ जाने का नहीं है। अच्छा, तो पहाड़ कच्चे हो गए हैं, जैसे कि आप लोकल हैं, आप जाते हैं तो वहाँ के लोगों को अंदाजा तो लग जाता होगा ना कि यहाँ पे आए दिन भूस्खलन होता है, ये जोन बन चुका है? जी हमेशा डर लगा रहता है। जब भी हम भी जाते हैं तो हम भी जब जाते हैं तो डर से ही हम जाते हैं, हम पहाड़ी की तरफ देख के जाते हैं क्योंकि कभी भी मलबा आता है, पत्थर लगातार गिरते रहते हैं बकायदा वहाँ पे। बिल्कुल जगदीश, यहाँ पर संज्ञान लेकर के क्या ऑल्टरनेट रास्ते के बारे में सोचेंगे प्रशासन, ये बड़ा विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।